ईरान के पास स्टिल्थ ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी उसने अमेरिका के ड्रोन से चुराई है। 2011 में अमेरिका का RQ-0170 सेंटिनल स्टिल्थ ड्रोन अफगानिस्तान के ऊपर टेस्ट मिशन पर था। इसी दौरान वो रास्ता भटक गया और ईरान की सीमा में दाखिल हो गया। इसी का फायदा ईरान ने उठाया और उसकी तकनीक कॉपी करके स्टिल्थ ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। IRG ने शाहिद 171 ड्रोन बनाया। इसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो 3D ज़मीनी तस्वीरें बनाता है और इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। शाहिद 181 ये ड्रोन हल्के पिस्टन इंजन का उपयोग करता है जिसमें सर्विलांस के लिए इसकी सीमा दोगुनी की जाती है। शाहिद 191 ये ड्रोन गाइडेड हथियार ले जा सकता है और 500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने ड्रोन पर काफ़ी काम किया है और उसका स्टिल्थ बेड़ा काफ़ी हद तक टेस्टेड है। इन्हीं ड्रोन ने जंग में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी भौचक्की रह गई। कई मोर्चों पे तो ईरानी ड्रोन्स के आगे अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल नजर आए। IRGC का सबसे खूंखार खंजर है कॉम्बैट ड्रोन। यह ऐसा हथियार है जिसने युद्ध में अमेरिका की डिफेंस ताकत की परीक्षा ली। और झुंड में हमला करके अमेरिका इजराइल के खेमे में खलबली मचा दी। ईरान के सुसाइड यानी कामिकेज ड्रोन सटीक और खौफनाक माने जाते हैं। ईरान के तरकश में स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ वाले ड्रोन शामिल हैं। शायद और मुहाजिर के कई वेरिएंट्स ईरान ने तैयार कर लिए हैं और इन ड्रोन से मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को ईरान ने निशाना बनाया जो युद्ध में अमेरिका के पाले में खड़े हैं। इसीलिए ड्रोन ताकत में तेहरान से टकराने का मतलब है तबाही को न्योता देना, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे जंगी ड्रोन हैं जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। ईरान का सबसे घातक ड्रोन है शायद 149 गाजा ड्रोन। यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस मानव रहित लड़ाकू वाहन माना जाता है। ईरान एयरफोर्स और IRGC दोनों इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। यह काफी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला ड्रोन है। इसका वजन करीब 3000 किलोग्राम से ज्यादा है। यह ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। शायद सीरीज का ही एक और जंगी ड्रोन है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। यह ड्रोन है शायद 129 ड्रोन। इसे ईरान ने सर्विलांस के साथ साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया है। इसकी तुलना इसके आकार और फंक्शन के मामले में अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से की जाती है। यह सिस्टम 24 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। शायद 129 ड्रोन एक हमलावर UAV है जो एक ही समय में 8 बम या ईरानी मिसाइल से सटीक हमला कर सकता है। इसके हमला करने का दायरा करीब 1700 किलोमीटर है और यह 24,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। इसकी यही ऑपरेशनल क्षमता और एंडोरेंस इसे ईरान के UAV फ्लीट की रीढ़ बनाती है। वह ईरान की बड़ी ताकत माना जाता है। शायद 136 ड्रोन। ईरान ने शायद 136 ड्रोन को 2021 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंपा था। इसे लॉइटरिंग, सुसाइड स्टाइल या कामिकेज UAV के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। हेड लगाया जा सकता है। यह पूरी तरह से हमलावर ड्रोन है। ईरान ने प्रूव कर दिया कि वह दुनिया में बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है और दुनिया के बेस्ट ड्रोन जैसे कि शाहिद 136 बना सकता है। जिस तरह से ईरान ने अपने ड्रोन्स का एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया और गल्फ कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो सक्सेसफुल अटैक किए, उससे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई है कि भविष्य का युद्ध शायद ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। ईरान अपने ड्रोन जखीरे को लगातार बारूदी बना रहा है। तेहरान के तरकश में शामिल सबसे वर्सटाइल लॉन्ग रेंज UAV है
मुहाजिर 10 ड्रोन, इसका पूरा नाम कुद्स मुहाजिर 10 है, जो कई तरह के मिसाइल और बमों से लैस है। यह 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। यह 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ईरान ने सुसाइड मिशन को अंजाम देने के लिए जिस ड्रोन को तैयार किया है वो है हदीद 110 ड्रोन। Straight to the airport. 2025 में ईरान ने दुनिया के सामने पहली बार इस ड्रोन की तस्वीर दिखाई थी। इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मनों पर टैक्टिकल हमला करने के मकसद से बनाया गया है। ये ड्रोन लॉन्च के समय रॉकेट की मदद से उड़ता है और एक मिनी जेट इंजन से चलता है, जबकि इसका डेल्टा विंग न्यूक्लियर डिजाइन इसके रडार सिग्नेचर को कम करता है। इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी क्रूज स्पीड है। इसकी हमला करने की रेंज 350 किलोमीटर है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है और ये 1 घंटे तक उड़ सकता है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई घातक ड्रोन हैं जिनके जरिए IRGC ने दुश्मनों को तबाह किया और युद्ध में ईरान की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर अमेरिका इजराइल का मुकाबला किया। सिर्फ हथियार ही नहीं, ईरान के हौसले ने भी ट्रंप को पीछे हटने के लिए लगता है मजबूर कर दिया। जंग में ईरान की IRGC फौज ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि ट्रंप भौचक्के रह गए। भले ही अमेरिका ने IRGC के टॉप कमांडर को लड़ाई में ढेर कर दिया, बावजूद इसके IRGC ने युद्ध के किसी भी मोर्चे पर अपने कदम पीछे नहीं खींचे। नतीजा, अमेरिका को आखिरकार अस्थायी युद्ध विराम पर मोहर लगानी पड़ी। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की वो पैरेलल शक्ति जो सरकार से ऊपर है, कानून से परे है और जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति है। ये ईरान की वो फौज है जिसने युद्ध में अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। ये IRGC ही है जिसके जज्बे ने अमेरिका के मिशन ईरान को इतना मुश्किल बना दिया। युद्ध में IRGC की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, IRGC के टॉप कमांडर ढेर हो गए, लेकिन IRGC ने जंग में हार नहीं मानी, बल्कि पूरी ताकत के साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों को टारगेट किया। ऐसे में अगर सीज फायर टूटा तो IRGC फिर अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर सकता है। क्योंकि सीज फायर के बाद IRGC ने कहा कि किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उनके सैनिकों के हाथ ट्रिगर पर है और अगर दुश्मन की तरफ से कोई गलतफहमी दोहराई जाती है तो वे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। IRGC की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर IRGC का कंट्रोल है। ईरान ने घातक मिसाइलों का जो जखीरा जमा किया है, उसके पीछे IRGC का दिमाग और उसकी प्लानिंग है। IRGC की सारी रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर की थी, जिसको मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। उस तरह की एक रणनीति बनाई थी। अब उसमें प्रॉक्सीज भी शामिल थे, उसमें मीडियम रेंज की मिसाइलें भी शामिल थीं, उसमें ड्रोन्स भी शामिल थे और इनका जो अटैक था वो इस तरह का था कि जिसके लिए बार बार एक अपर हायरार्की से आदेश देने की ज़रूरत नहीं थी, यानी सब कुछ पहले से ही डिसाइड था। जब ईरान के अंदर भी लोगों को लगा कि उनको बैकफुट पर ढकेला जा रहा है, उनको अपने रजीम चेंज करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो उन लोगों ने भी अपने रजीम के साथ जाना ज़्यादा बेहतर समझा। और आज जो ईरान की ये जीत जैसी दिखाई दे रही है, उसमें बहुत बड़ा एक रोल इस हौसले ने निभाया है। शुरुआत में IRGC एक छोटी मिलिशिया भर थी, लेकिन आज ये 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिकों वाली एक ऐसी मशीन है जिसके पास अपनी थल सेना, अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना है। यानी IRGC अपने आप में एक सत्ता है
एक ऐसी सत्ता जो देश की राजनीति को कंट्रोल करती है। IRGC की असली ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं, बल्कि उसके खुफिया तंत्र और साइबर यूनिट में भी है। IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट, ये यूनिट देश के भीतर उठने वाले हर विद्रोह को दबा देती है। IRGC की साइबर आर्मी, IRGC की साइबर यूनिट दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक है। ये न केवल इजराइल और अमेरिका पर डिजिटल हमले करती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए ईरान के भीतर प्रोपेगेंडा फैलाने और विरोधियों को ट्रैक करने का काम भी करती है। IRGC सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि एक विशाल बिजनेस टाइकून भी है। खातम अल अनबिया, ये IRGC की इंजीनियर्स कंपनी है। ईरान के बड़े बड़े बांधों और सड़कों का ठेका लेती है। तेल और गैस, विदेशी प्रतिबंधों के बावजूद तेल की तस्करी और बिक्री पर इनका एकाधिकार है। टेलीकॉम और बैंकिंग, ईरान के संचार तंत्र और कई बैंक में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केट, आरोप लगते हैं कि ईरान की सीमा में होने वाली तस्करी और ब्लैक मार्केट पर भी IRGC का ही कंट्रोल है। ईरान की कुल GDP का करीब 30 से 40% हिस्सा किसी न किसी तरह से IRGC की कंपनियों से ही आता है। पैसा होने का मतलब है कि IRGC आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। सरकार के पास फंड हो या ना हो, IRGC की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। इसलिए इसके सैनिकों और कमांडरों की वफादारी हमेशा अटूट रहती है। IRGC को कुछ फोर्स को कंट्रोल करता है जो ईरान की सीमाओं के बाहर होने वाले अभियानों का प्रबंधन करती है। वहीं ईरान की ये आर्मी बासिज फोर्स की भी कमान संभालती है। इसे ईरान के खिलाफ आंतरिक बगावत को रोकने के लिए बनाया गया है। बासिज में करीब 2 करोड़ सैनिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है। IRGC सेना भी है, जासूस भी है, कारोबारी भी और कट्टर विचारधारा की रक्षक भी। इंटरनेशनल लेवल पर इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है, लेकिन ईरान के भीतर ये वो लोहा है जिससे टकराना मौत को दावत देने जैसा है। जब तक IRGC का ये तंत्र अटूट है, ईरान में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की उम्मीद करना बेमानी लगता है, क्योंकि यहाँ सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन रक्षक नहीं बदलते। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।